अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन सोल्व कर चुके थे। अब अपन बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कह रहे हैं एक कण जिसके स्थिति सदिश, एक कण जिसके स्थिति सदिश, एक कण जिसके स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर के, एक कण जिसके स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर के एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश, के एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश, एक कण जिसके स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर के एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश अवयव क्रमशः के अनुदेश अवयव क्रमशः, एक कण जिसके स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर के एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश अवयव क्रमशः एक्स वाई व जेड, एक्स वाई व जेड हैं और रेखीय संवेग, और रेखीय संवेग स्मॉल पी वेक्टर। ध्यान रखना मैं रेखीय संवेग को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, शक्ति से अपन यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चैप्टर में कैपिटल पी से, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। और रेखीय संवेग स्मॉल पी वेक्टर के अवयव, पी वेक्टर के अवयव ये हैं अवयव पी एक्स, पी वाई व पी जेड के कोणीय संवेग के अवयव पी एक्स, पी वाई व पी जेड के कोणीय संवेग, के कोणीय संवेग जे वेक्टर के अनुदिश अवयव ज्ञात कीजिए। पी एक्स, पी वाई व पी जेड के कोणीय संवेग, के कोणीय संवेग जे वेक्टर के अवयव ज्ञात कीजिए। ये लो एक पार्ट इस क्वेश्चन का यह है। रेखीय संवेग पी वेक्टर के अवयव पी एक्स, पी वाई व पी जेड के कोणीय संवेग, के कोणीय संवेग जे वेक्टर के अक्षों के अनुदिश अवयव ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग जे वेक्टर के अक्षों के अनुदिश, क्वेश्चन को पूरा अपन इस तरह से लिख ले, जे वेक्टर के अक्षों के, कोणीय संवेग जे वेक्टर के अक्षों के अनुदिश, अक्षों के अनुदेश अवयव ज्ञात कीजिए। एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का यह है। फिर ये कह रहे हैं दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि यदि कण केवल, दर्शाइए कि यदि कण केवल, यदि कण केवल, दर्शाइए कि यदि कण केवल एक्स वाई तल में ही गतिमान हो, यदि कण केवल एक्स वाई तल में ही गतिमान हो, दर्शाइए कि यदि कण केवल एक्स वाई तल में ही गतिमान हो तो कोणीय संवेग का केवल, गतिमान हो तो कोणीय संवेग का केवल, तो
कोणीय संवेग का केवल जेड अवयव ही होता है। जेड अवयव ही होता है। देखिए अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये अपन ने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक कण जिसके स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर के एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश अवयव क्रमशः है एक्स वाई व जेड हैं और रेखीय संवेग स्मॉल पी वेक्टर के अवयव पी एक्स पी वाई व पी जेड के कोणीय संवेग जे वेक्टर के अक्षों के अनुदिश अवयव ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि यदि कण केवल एक्स वाई तल में ही गतिमान हो तो कोणीय संवेग का केवल जेड अवयव ही होता है। तो पहले इसके स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर को लिखें। तो देखो स्मॉल आर वेक्टर क्या हुआ, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के एंड कोणीय संवेग पी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये क्या होगा, सॉरी रेखीय संवेग पी वेक्टर की अगर अपन बात करें तो रेखीय संवेग पी वेक्टर इज इक्वल टू है पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के है। अब मुझे इसमें कोणीय संवेग ज्ञात करना है। अपन पढ़ चुके हैं कि कोणीय संवेग जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसे सोल्व करते हैं। अब देखो जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर से सदिश गुणनफल हल करना है। और मैंने सदिश गुणनफल का सबसे अच्छा तरीका आपको बताया था सारणिक मेथड, यानी कि अपन जो सारणी है उस मेथड से अगर इसे सोल्व करते हैं तो ज़्यादा अपने लिए आसान है, बजाय उसके कि एक एक स्टेप को अपन सोल्व करें। तो देखो सारणिक अपन इसकी बनाए तो सारणिक तरीके से आप देखें तो देखेंगे आप जे वेक्टर इज इक्वल टू, आप इस तरह से लिखें। आप इसे देखो पहले अपन ले लें इसमें आई केफ जे केफ और ये के केफ, फिर पहले आर है तो आर की स्टेप्स का ध्यान रखना है कि ये क्या क्या है, एक्स वाई और जेड। फिर पी का लेंगे अपन पी एक्स पी वाई पी जेड। अब देखिएगा अब मैं पहले लेता हूं इसके अंदर आई कैप को। तो देखो आई कैप के लिए इसको छुपा लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा वाई पी जेड माइनस फिर यूँ आएगा जेड पी वाई प्लस जे कैप। इसमें सीक्वेंस चेंज करो, इसको छुपा लीजिए, ये अब आ जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के कैफ। अब इसको छुपा लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये लो मैट्रिक्स से अपन ने सोल्व किया है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। क्या आया है, आई वाई पी जेड आप देख रहे होंगे माइनस जेड पी वाई प्लस जे केप जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के केप एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड। इसका मतलब मेरे पास आंसर के रूप में मैं यूं लिख सकता हूं, यूं कह सकता हूं। इसलिए अब देखो भाई जेड के अगर मैं इसने पूछा क्या था, कोणीय संवेग जे वेक्टर के अक्षों के अनुदिश अवयव, तो एक तो आ जाएगा जे एक्स वेक्टर अगर मैं देखूं एक्स में तो ये आ गया आई केफ वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। फिर अगर कहते हैं जे वाई वेक्टर निकालना है तो देखो भाई जे वाई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे केप जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड एंड जे वेक्टर जेड इज इक्वल टू के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये अपने पास जे एक्स जे वाई और जे जेड अपने पास ही आ गए हैं। तो अपन ने क्या देखा, इसका एक पार्ट तो अपन ने सोल्व कर लिया है। नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, इससे अपन दो पार्टों का क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट यहीं एक जगह सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं दर्शाइए कि यदि कण केवल एक्स वाई तल में ही गतिमान हो तो कोणीय संवेग का केवल जेड अवयव ही होता है।
अगर एक्स वाई तल में ही गतिमान है, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, यानी कि पी जेड भी क्या हो गया, जीरो। तो देखिए, तो अपन क्या कह सकते हैं, यदि कण एक्स वाई तल में ही गतिमान है तो जेड इज इक्वल टू जीरो, वे पी जेड इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा भैया, जीरो। इसलिए अब देखो, जे एक्स की बात करूं मैं, जेड आ रहा है, ये जीरो है, ये जीरो, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। जे वाई की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, इसमें भी ये जेड है, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये तो आ रहा है। और अगर मैं जे जेड की बात करता हूं तब देखिएगा, इसमें तब ये आ रहा है के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, यानी कि अर्थात कोणीय संवेग में केवल जेड अवयव ही होगा। अर्थात कोणीय संवेग में केवल जेड अवयव ही होगा। ये लो, ये अपने पास इस क्वेश्चन के दोनों जो पार्ट थे, दोनों पार्ट अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इस क्वेश्चन को एज इट आप ऐसे के ऐसे एक बार नोट कर लें। फिर अब अपन बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के, यानी कि 7वां क्वेश्चन, जिसमें कि कह रहे हैं कि दो कण हैं एक दूसरे के समानांतर परस्पर विपरीत दिशाओं में एक समान चाल से, समान द्रव्यमान के कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और उसके लिए कह रहे हैं कि इनका कोणीय संवेग क्या है, अचर यानी नियत है। ये अपन को उसमें प्रूफ करना है। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है, आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की इसके बाद। देखिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, या क्या उसके अंदर मान आपको दिए हुए हैं वो आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्य, दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान, दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m एवं चाल स्मॉल v है। दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m एवं चाल स्मॉल v है, स्मॉल d दूरी पर
स्मॉल डी दूरी पर, स्मॉल डी दूरी पर समांतर रेखाओं के अनुदेश, स्मॉल डी दूरी पर समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं के अनुदेश विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, के अनुदेश विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, समांतर रेखाओं के अनुदेश विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। दर्शाइए, यानी सिद्ध कीजिए, दर्शाइए इस द्विकर्ण निकाय का सदिश कोणीय संवेग, दर्शाइए इसे द्विकर्ण निकाय का सदिश सदिश कोणीय संवेग, दर्शाइए इस द्विकर्ण निकाय का सदिश कोणीय संवेग समान रहता है, सदिश कोणीय संवेग, सदिश कोणीय संवेग समान रहता है चाहे जिस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ले, रहता है चाहे हम जिस बिंदु के सापेक्ष, चाहे हम जिस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ले, ये अपने पास क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, मैं फिर से रीड कर दूं एक बार। दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है, ये अपन ने अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर जो है 7 जो है वो अपन ने लिखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m चाल स्मॉल v है, स्मॉल d दूरी पर समांतर रेखाओं के अनुदिश विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, दर्शाइए इस द्विकर्ण निकाय का सदिश कोणीय संवेग समान रहता है चाहे हम जिस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग लें। तो देखिए जैसा इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं वैसा अपन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वैसा अगर अपन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन अगर अपन इसमें देखें तो देखिए किस तरह की वैल्यूज़ अपने पास आती है, क्या है, कैसे अपन इसे प्रूफ कर पाते हैं, वो पॉइंट अपन देखते हैं। देखो कैसे है, देखिए चलो मैं एक्स वाई एक्सिस बना देता हूँ पहले ताकि मेरे लिए इजी बन जाए। एक्स और ये वाई और ये है। अब देखिएगा अगर मैं इसमें बात करता हूं कि एक कण जो है v वेग से प्लस y डायरेक्शन में जा रहा है, एक कण प्लस y डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ये लो यहाँ ये जो कण जा रहा है मैंने मान लिया कि ये कण है ए कोई ये कण है जो कि यह मूल बिंदु से इसकी जो डिस्टेंस है वो है x, मूल बिंदु डिस्टेंस मैंने x मान ली, और इसका जो वेग है वो है स्मॉल v वेग इसका दिया हुआ है। द्रव्यमान इस कण का स्मॉल m है, प्रत्येक कण का द्रव्यमान स्मॉल m दिया हुआ है। दूसरा कण जो कि इससे स्मॉल d दूरी पर है, इसके विपरीत दिशा में इसके विपरीत
डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में वही स्मॉल v वेग से, वेग उसका वही स्मॉल v है, लेकिन कण अब की बार पहले a था, अब की बार कण मैंने क्या ले लिया, b ले लिया। पहले कण तो क्या था, स्मॉल a था, a कण था, अब की बार कण क्या आ गया है मेरे पास, ये b आ गया, यानी कि दो कण हैं। अब देखिएगा द्रव्यमान वही है, दोनों कणों एक दूसरे के समानांतर है, इनके दोनों कणों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। क्लियर, ये डायग्राम से अपन ने सारी चीजें इसके अंदर शो कर दी है। अब अपन एक एक अक्ष के प्रति कोणीय संवेग इसमें क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखो कि भी कोणीय संवेग क्या आता है, तो देखिएगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपन। तो अपन क्या जानते हैं कि ये द्विकण तंत्र है, यानी ये जो निकाय है, निकाय का मैं इस बिंदु O के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात करता हूं। तो देखो निकाय का बिंदु O के सापेक्ष, किसी भी बिंदु के लिए ले लो, निकाय का बिंदु O के सापेक्ष, निकाय का बिंदु O के सापेक्ष कुल कोणीय संवेग के सापेक्ष कुल कोणीय संवेग, इससे द्विकण निकाय का, यानी कि दोनों ही कणों का इस बिंदु O के सापेक्ष में कुल कोणीय संवेग देख रहा हूं। तो ये कुल कोणीय संवेग जो J वेक्टर होगा, ये क्या होगा, JA वेक्टर प्लस JB वेक्टर। ध्यान रहे मैं कोणीय संवेग को J से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, न कि L से। पूरे चैप्टर में अपने J से लिया है। तो देखिएगा कोणीय संवेग होता क्या है, घूर्णन अक्षीय लंबवत दूरी इंटू रेखीय संवेग, यानी कि घूर्णन अक्षीय लंबवत दूरी और रेखीय संवेग का क्या है, सदिश गुणनफल। यही क्या है अपने लिए, कोणीय संवेग है। तो देखिएगा अगर यही है तो देखिएगा ये हो जाएगा RA वेक्टर क्रॉस PA वेक्टर प्लस RB वेक्टर क्रॉस PB वेक्टर। ये दोनों मेरे पास आ गए। अब मुझे केवल इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो भाई J वेक्टर इज इक्वल टू, अब A वाले कण के लिए मुझे उसकी स्थिति देखनी है। तो देखिए किस अक्ष में है, डिस्टेंस ये x से है, यानी x इज डिस्टेंस दे रखी है अपन को, तो x i कैप, यही डायरेक्शन है, इनटू अब रेखीय संवेग PA। तो देखो m वेग तो सेम है, ये इनका वेलोसिटी सेम दे रखी है, लेकिन वेग किस डायरेक्शन में है गौर कीजिएगा, प्लस j कैप में। देखो डिस्टेंस जो अपन ले रहे हैं, इसकी स्थिति जो ले रहे हैं i कैप में है, जबकि वेलोसिटी किस में है, j कैप में। इसका मतलब ये हुआ यहां आपने j कैप ले लिया, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या है, रेखीय संवेग भी आ जाएगा अपने पास। प्लस अब आते हैं b की, b के लिए बिंदु O के सापेक्ष कितनी डिस्टेंस है, ये लंबा दूरी x प्लस d, और किस डायरेक्शन में है, x में, यानी कि x प्लस d, और इसके साथ ले लीजिए आप i कैप, पूरे डायरेक्शन के रूप में ले रहे हैं। फिर आते हैं इनटू mv। अब देखो भैया यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, ये ऑपोजिट हो गई है, यानी कि माइनस j कैप के अंदर आ गया है। इसके लिए तो क्या था, प्लस j कैप था, इस वाले पार्टिकल के लिए क्या आ गया, माइनस j कैप आ गया, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है यहां, इसके लिए तो भाई ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो यहां मैं क्या लूंगा सिंबल, इसमें माइनस j कैप ले दूं। अगर यहां माइनस लेता हूं तो यहां ऐसे करो, ये लो, यहां माइनस ले लूंगा और यहां मैं इसे j कैप लिख दूंगा। बात एक ही है, ये चीज आपके पास यहां तक क्लियर हो गई है। अब इसको आगे आप सोल्व करते जाइए। देखो j वेक्टर इज इक्वल टू, अब मेरे पास क्या आएगा, यहां गौर कीजिए i कैप क्रॉस j कैप, ये क्या होता है k कैप। तो यह क्या बन गया मेरे पास, m v x k कैप। फिर इसी तरह से यहां आ जाओ, यहां पर भी ये x प्लस d है, ये माइनस है ये पहले से ही। तो अब देखो गौर करो, i क्रॉस j कैप, ये भी k कैप हो जाएगा, यानी कि x प्लस d, x प्लस डी, ये तो डिस्टेंस है। इससे पहले मैं इसमें mv को लिख देता हूं, जैसे ताकि ये सीक्वेंस बना रहे, जैसा मैंने यहाँ mv लिया है। तो देखो mv माइनस तो समझ गए, ये माइनस मैंने यहाँ ले दिया है, mv x प्लस डी, और ये हो गया k कैप, क्योंकि i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप। ध्यान रखना भैया, ये i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू क्या होता है, k कैप। खूब काम आता है अपने।
अब देखो यहां तक की स्टेप्स अगर आपके पास आ गई है तो फिर देखें कोणीय संवेग J वेक्टर इज इक्वल टू एम वी एक्स के कैप माइनस एम वी एक्स, ये बाहर माइनस है तो एम वी डी के कैप, चलो यहाँ के कैप पता लगाना ही भूल गए, एम वी एक्स के कैप माइनस एम वी डी। अब देखो एम वी एक्स के कैप एम वी एक्स के कैप, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया है, जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम वी डी के कैप, और ये अपने आप में एक क्या है, कांस्टेंट आ गया है, तो अचर राशि आ गई। यानी अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब इन्होंने क्या कहा, दर्शाइए कि इस द्विकर्ण निकाय का सदिश कोणीय संवेग समान रहता है, यानी कि नियत रहता है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सदिश कोणीय संवेग क्या है, नियत है, यानी कि एक अचर राशि है, यूं कह दो आप हिंदी में लिखना चाहें तो ये कैसा है, एक अचर राशि के रूप में आ गया है। ये क्वेश्चन अपने पास प्रूफ हो गया है, तो ये अपन ने सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 7। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इजी और अच्छा क्वेश्चन था, यानी कि इसमें अपन को प्रूफ करना था कि द्विकर्ण निकाय का किसी भी अक्ष के परिधि अपन ने जो कोणीय संवेग देखा वो मान कैसा आ रहा है, एक समान आ रहा है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि दो दृढ़ आधार है, यानी दीवारें हैं, उनसे रस्सियां डोरियां लगी हुई है, उनके साथ एक असमांग जो छड़ है वो बंधी हुई है, उनके इन्होंने एंगल दिए हुए हैं, और ये इसके अंदर ये जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि वो डिस्टेंस कितनी है जहां द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, यानी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति या गुरुत्व केंद्र की स्थिति को क्या करा रहे हैं, ज्ञात करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन इसके बाद उसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इसी टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, डब्लू भार, वेट अपन को दिया हुआ है, डब्लू भार की एक असमांग छड़ को, डब्लू भार की एक असमांग छड़ को, डब्लू भार की एक असमांग छड़ को उपेक्षणीय भार वाली छड़ को उपेक्षणीय भार वाली, यूं कह सकते हैं नगण्य भार वाली, दो डोरियों से चित्रानुसार लटकाकर, उपेक्षणीय भार वाली दो डोरियों से चित्रानुसार, दो डोरियों से चित्रानुसार लटकाकर, डब्लू भार की एक असमांग छड़ को उपेक्षणीय भार वाली दो डोरियों से चित्रानुसार लटकाकर, चित्रापन बनाएंगे, विराम अवस्थाओं में रखा गया है। विराम अवस्था में रखा गया है। डोरियों द्वारा ऊर्ध्वाधर से बने कोण,
डोरियों द्वारा ऊर्ध्वाधर से बने कोण क्रमशः बने कोण क्रमशः 36.9 डिग्री वे कितने हैं देखो क्या करें। उपेक्षणीय भार वाले दो डोरियों से चित्रानुसार लटकाकर विराम अवस्था में रखा गया है। डोरियों द्वारा ऊर्ध्वाधर से बने कोण क्रम से 36.9 डिग्री वे 53.1 डिग्री वे 53.1 डिग्री हैं। ये अपन को कोण के भी मान दिए हुए हैं भाई। छड़ 2 मीटर लंबाई की है। छड़ 2 मीटर लंबाई की है। छड़ की लंबाई भी अपन को दी गई है। छड़ के बाएं सिरे से इसके गुरुत्व केंद्र की छड़ के बाएं सिरे से इसके छड़ के बाएं सिरे से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी सिरे से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी स्मॉल डी ज्ञात कीजिए। ये लो, ये क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में जो चित्र दिया गया है जरा अपन उस चित्र को भी बना लें भाई। चित्र में क्या दिया है देखो, 2 दृढ़ आधार दिए हुए हैं। जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। पहले अपन सोल्व करने के लिए अलग से डायग्राम अपन बनाएंगे। देखो भाई, ये जो पहला जो एंगल अपन को दिया है वो है 36.9 वाला। ये डोरी दी हुई है, ये छड़ जो है ये बांधी हुई है। ये एंगल आपको दिए हुए हैं। देखो ये छड़ की जो पूरी जो लंबाई दी है वो दी है 2 मीटर और ये जो एंगल दिया है यहां से, ये जो एंगल है 36.9 डिग्री और ये एंगल जो दिया है 53.1 डिग्री। ये एंगल ये अपन को डायग्राम के अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है और यहां ये कह रहे हैं कि यहां से बाईं तरफ से छड़ के बाएं सिरे से स्मॉल डी दूरी पर, ये स्मॉल डी दूरी है भाई। यहां इसका द्रव्यमान केंद्र सी है, गुरुत्व केंद्र यानी कि जहां W है गुरुत्व केंद्र सी है। वहां ये जो दूरी दी हुई है इससे गुरुत्व केंद्र की दूरी स्मॉल डी ज्ञात करनी है। इस दूरी डी को अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है भाई। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा और एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें। ये अपन को क्वेश्चन के अंदर दी हुई राशियां हैं। क्या क्या दी हुई है देखो, W भार की एक असमान छड़ को उपेक्षणीय भार वाली 2 डोरियों से चित्रानुसार लटकाकर विराम अवस्था में रखा गया है। डोरियों द्वारा ऊर्ध्वाधर से बने कोण क्रम से 36.9 डिग्री व 53.1 डिग्री है। छड़ 2 मीटर लंबाई की है। छड़ के बाएं सिरे से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी स्मॉल डी ज्ञात कीजिए। ये स्मॉल डी अपन को निकालनी है, गुरुत्व केंद्र से दूरी। ये अपन को सारी वैल्यूज अपन को दी हुई है। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन के अंदर जो इसके डाटा दिए हुए हैं पहले उनको अपन नोट करें। देखो, W भार की एक असमान छड़ को उपेक्षणीय भार वाले 2 डोरियों से चित्रानुसार, यानी डोरियों का भार तो शामिल है नहीं, विराम अवस्था में रखा गया है। डोरियों द्वारा ऊर्ध्वाधर से बने कोण, ये कोण दे रखे हैं आपको, इतने इतने डिग्री है। छड़ की लंबाई भी दी हुई है 2 मीटर। छड़ के बाएं सिरे से गुरुत्व केंद्र की दूरी स्मॉल डी ज्ञात करनी है। तो देखो भाई, कोण मैंने मान लिया, पहला कोण θ1 है बाईं तरफ वाला, जो कि है 36.9 डिग्री। दूसरा कोण है 32 जो कि है 53.1 डिग्री। फिर है छड़ की लंबाई
2 मीटर। फिर आ जाओ, देखो छड़ के बाएं सिरे से गुरुत्व केंद्र की दूरी, छड़ के बाएं सिरे से, यहां लिख लेते हैं, छड़ के बाएं सिरे से गुरुत्व केंद्र की दूरी बराबर स्मॉल डी, और इस स्मॉल डी को ही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान रहे एंगल 36.9 और 53.1 है। इसका मतलब इसके लिए 3, 4, 5 त्रिभुज वाला याद रखना है। 3, 4, 5 ट्राइंगल बोलते हैं उसको। देखो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं वो ट्राइंगल है क्या, ये बहुत आपके काम आता है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल होता है 3, 4, 5 कहलाता है। ये जो एंगल है देखो भाई, ये तो एंगल है 53.1 डिग्री का, जिसे अपन केवल 53 लिख देते हैं, और ये एंगल होता है 36.7 का, जिसे कि अपन 37 लिख देते हैं। 36.9 डिग्री का होता है, जिसे कि अपन केवल 37 लिख देते हैं। ट्राइंगल क्या कहलाता है, 3, 4, 5 ट्राइंगल कहलाता है। इनकी भुजाओं का अनुपात यही होता है। इससे अपन सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इसको इधर साइड में अपन रहने देते हैं, जहां अगर साइन कोस टेन जिसकी भी जरूरत पड़ेगी अपन उसका मान इस एंगल से, इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे। कैलकुलेशन करना अपने लिए इससे क्या रहेगा, आसान रहेगा। अब देखिएगा दिए गए चित्र को अपन घटकों के रूप में वियोजित करके देखते हैं। ये देखो ये जो एंगल है ये मैंने लिया है भाई θ1, और ये जो एंगल है ये है मेरे पास θ2। छड़ की कुल लंबाई जो है वो है 2 मीटर। उसी डायग्राम को मैं घटकों के रूप में बांट रहा हूँ। इसके बाएं सिरे से स्मॉल डी दूरी पर मान लिया कि यहाँ है वो पॉइंट। चलो और थोड़ा सा पास ले लें। यहाँ है, ये सी हो गया, जहाँ से कि इसका ये भार गुरुत्व केंद्र है। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ये हो जाएगी 2 - d मीटर। ये तो d मीटर थी, ये क्या हो जाएगी 2 - d। चलो इसे m को भी नहीं लिखे। अब देखो भाई जरा कंपोनेंट्स की बात करें। मैं ये मान लेता हूं कि इस रस्सी के अंदर जो तनाव बल है वो है T1। ये चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप वैसे नोट कर लेना। तो अब देखिएगा यहाँ अगर मैं देखता हूं तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ ये एकांतर कोण बनता है। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी क्या बनेगा, θ1। तो इस तनाव बल T के 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक तो कंपोनेंट्स हो जाएगा ये T1 cos θ1, और दूसरा एक कंपोनेंट्स ये हो जाएगा T1 sin θ1। बिल्कुल ठीक ऐसा ही यहाँ देखिए, रस्सी के अंदर मैंने क्या मान लिया, इस वाली रस्सी के अंदर तनाव बल क्या है, T2 है। तो ये एंगल θ2 है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, θ2 ही बनेगा। θ2 बनेगा तो ये जो कंपोनेंट्स हो गया ये है T2 cos θ2। दूसरा कंपोनेंट्स ये बना दिया है मैंने T2 sin θ2। ये लो भाई, ये अपन ने इसके घटकों में इसका क्या कर लिया है, वियोजन अपन ने कर लिया है। अब आप एक बार देख लें कैसे कैसे मैंने वियोजन किया है। सब कुछ इस डायग्राम के अंदर ही समाहित कर दिया है, अलग से अपन ने कुछ नहीं लिखा है भाई। उस लैंग्वेज में लिखूंगा तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखो भाई,
अगर क्षैतिज दिशा में संतुलन की बात करूं तो T1 sin θ1, T1 sin θ1 माइनस, ये ऑपोजिट हो गई, T2 sin θ2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं ऊर्ध्वाधर संतुलन की तो T1 cos θ1 प्लस T2 cos θ2 माइनस W इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो देखो भाई, क्षैतिज दिशा में इसको यूं कर देते हैं अपन, स्थानांतरीय संतुलन के लिए स्थानांतरीय संतुलन के लिए, अगर स्थानांतरीय संतुलन के लिए अगर अपन बात करें तो दो भागों में होगा। पहले अपन बात कर लें इसकी क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में देखो भाई, क्षैतिज दिशा में क्या होगा, T1, ये अपन संतुलन की शर्तें पढ़ चुके हैं, T1 sin θ1 माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में है T2 sin θ2, संतुलन का मतलब 0, कुल बल क्या होना चाहिए, 0। तो देखो यहाँ पर भी इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, T1 sin θ1 इज इक्वल टू T2 sin θ2, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। फिर मैं ले लूँ ऊर्ध्वाधर संतुलन के लिए, ऊर्ध्वाधर संतुलन के लिए, ऊर्ध्वाधर संतुलन के लिए देखें T1 cos θ1 प्लस T2 cos θ2 माइनस W इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इससे आगे की स्टेप्स को भी मैं यहां लिख रहा हूं, या मैं इसे कह सकता हूं T1 cos θ1 प्लस T2 cos θ2 इज इक्वल टू W। इक्वेशन नंबर ये आ गई मेरे पास 2 आ गई। तो देखिए भाई, यह दो इक्वेशन आ गई, जरा गौर कीजिएगा, इन दोनों ही जो इक्वेशन आ रही है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दोनों ही समीकरणों में कहीं पर भी D नहीं आ रहा है। D नहीं आ रहा है, इसका मतलब D का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात अपन को एक समीकरण और जरूरत पड़ेगी और वो है घूर्णी संतुलन के लिए। तो देखो, गुरुत्वीय केंद्र के सापेक्ष घूर्णी संतुलन हेतु, अगर गुरुत्वीय केंद्र के सापेक्ष अपन घूर्णीय संतुलन की बात करें तो देखेगा, पहले अपन इसकी बात कर लें तो यहां आप क्या देखेंगे, T1 cos θ1 इंटू D, भाई इसकी डिस्टेंस यही, तो यहाँ इस बिंदु के सापेक्ष देखेंगे, इसके लंबवत ये डिस्टेंस है, इसके लंबवत ये है, तो ये देखो ये समीकरण बनेगी T1, इसको पहले D के रूप में लें अपन, D इंटू T1 cos θ1, घूर्णी संतुलन हो गया D T1 cos θ1। अब देखिएगा, अब इसके बाद इसकी बात करें तो यहां हो जाएगा ये T2 cos θ2 और डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 माइनस D, माइनस आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी ना भैया, डिस्टेंस को लिखा नहीं है, ये लो भाई, डिस्टेंस हो गई है 2 माइनस D, ध्यान रहे मीटर में आएगी ये, क्योंकि अपन ने 2 मीटर लिया है, इन 2 में T2 cos θ2, ये आ रहा है घूर्णी संतुलन, इजिकल टू क्या आना चाहिए, 0, यानी कि ये समीकरण मेरे पास बन गई है
समीकरण इस प्रकार बन गई है, मैं इसे लिख सकता हूँ T1 cos θ1 इंटू डी इज इक्वल टू T2 cos θ2 इंटू 2 माइनस डी। समीकरण नंबर ये आ गई है मेरे पास 3। अब देखो, अगर ये मेरे पास समीकरण 3 आ गई है, अब इन 3 समीकरणों से मैं 3 मान ज्ञात कर सकता हूँ, लेकिन इसने पूछा केवल एक ही मान है डी। तो देखो डी को तो मैं क्या कर सकता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 3 की सहायता से मान ज्ञात हो जाएगा। समीकरण 2 की भी मैं हेल्प ले सकता हूँ, लेकिन समीकरण 2 अगर मुझे इन्होंने डब्ल्यू पूछा होता, अगर डब्ल्यू पूछा होता तो देखो T1 T2 भी मैं ज्ञात कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि एंगल दिए हुए हैं। T1 T2 इससे भी है इक्वेशन से, यानी कि इन 3 समीकरणों की सहायता से मैं T1 T2 स्मॉल d और W इन चारों के मान कैलकुलेट कर सकता हूँ। चारों के मान आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन अपन से क्वेश्चन में पूछा क्या है, ओनली केवल एक ही चीज पूछी है, बाएं सिरे से गुरुत्व केंद्र की दूरी स्मॉल d ज्ञात कीजिए। यानी केवल एक सिंपल सी एक ही चीज पूछी है इन्होंने कि बाएं सिरे से दूरी स्मॉल d का मान ज्ञात करवा रहे हैं। केवल ये इतना सा एक मान पूछा है, वैसे अपन इसे सारे मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अपन ने सारी समीकरणें बना ली हैं। अब अपन को आवश्यकता है केवल समीकरण नंबर 1 की, क्योंकि मुझे केवल डी निकालना है, और एक समीकरण नंबर ये 3 की, क्योंकि डब्ल्यू तो मुझे ज्ञात करना है नहीं, इसलिए समीकरण 2 की आवश्यकता पड़ ही नहीं रही है। इससे अपन कैसे ज्ञात करें वो देखिएगा, इसके कई तरीके हैं। एक तो मैं ऐसे ज्ञात कर सकता हूँ T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू साइन θ2 अपॉन में साइन θ1। T1 अपॉन में T2 की वैल्यू आ जाए, फिर इससे मैं इक्वेशन को D को कैलकुलेट करूँ तो T1 अपॉन में T2 जो वैल्यू आएगी उसको मैं इस समीकरण से इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दूंगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका यह है कि सीधा ही कि मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करूँ, भाग दे देता हूँ। तो देखो भाई, समीकरण 1 में इससे क्या होगा, साइन और कोस मिलके टेन बन जाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अगर समीकरण 1 में अपन समीकरण 2 का भाग दे रहे हैं, अब देखिएगा भाई इस डायग्राम को तो मैं मिटा रहा हूं जो कि इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था। अब मेरा यही डायग्राम काम आ रहा है जो कि मैंने सॉल्यूशन के रूप में लिखा है। ये ट्राइंगल आप याद रखना, क्योंकि इसकी बार बार अपन को आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रहे 53.1 डिग्री का मतलब लगभग 53 डिग्री हो गया, 36.9 का मतलब लगभग 37 डिग्री हो गया। ये देखिए भाई, इससे आगे को अपन यहां सोल्व कर रहे हैं। इसको मैं भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 क्या है, T1 साइन θ1 अपॉन में T1 कोस θ1 कोस θ1 इंटू डी इज इक्वल टू T2 साइन θ2 अपॉन में T2 कोस θ2 इंटू 2 माइनस डी। अब देखो भाई, इससे क्या होगा, T1 T2 तो कैंसिल हो जाएंगे, इनको तो ज्ञात करना है नहीं, पूछा नहीं क्वेश्चन में। अगर ज्ञात करवा रहे तो अपन ज्ञात कर लेते। तो अब देखो भाग देने से अपने लिए आसान हो गया ये। T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, T2 से T2 कैंसिल आउट हो गया, साइन θ1 अपॉन में कोस θ1 ये बन गया है टेन θ1 अपॉन में ये रह गया है D। अब देखो साइन θ2 अपॉन में कोस θ2 यानी कि टेन θ2 अपॉन में 2 माइनस डी। मुझे कैलकुलेट क्या करना था, डी। अब देखो भाई सारी वैल्यूज मेरे पास है, θ1 मेरे पास है, θ2 भी मेरे पास है, केवल मुझे क्या निकालना है, डी। कैलकुलेशन आसान होगी। अब देखिएगा क्वेश्चन कितना इजी हो गया अपने लिए। अब देखें आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी टेन θ2 इज इक्वल टू 2 टेन θ1 माइनस डी इंटू टेन θ1। यही तो इक्वेशन बन रही है। अब देखो भाई,
डी टेन थीटा टू, माइनस को इधर लाएंगे प्लस हो जाएंगे, डी इंटू टेन थीटा वन इज इक्वल टू टू टेन थीटा वन। ये लो, डी को आपने कॉमन ले लिया है तो ये इक्वेशन आ गई है टेन थीटा टू प्लस टेन थीटा वन इज इक्वल टू टू टेन थीटा वन। मुझे कैलकुलेट क्या करना था, डी को करना था। तो देखो डी इज इक्वल टू टू टेन थीटा वन अपॉन में टेन थीटा टू प्लस टेन थीटा वन। ये लो, इस इक्वेशन में आप क्या करो, वैल्यूज रख दीजिए। ये डी को अपन ने ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन को इसने अगर ये कोण के मान नहीं दिए होते, केवल थीटा वन और थीटा टू कहा होता, तो ये क्वेश्चन का आंसर अपने पास इसी फॉर्मेट में यहां लिखवा का जाता। यानी कि इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा। यानी समीकरण 4 के रूप में ही अपने पास क्या बन गया, एक तरह से आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आंकिक मान दिया है इन एंगल्स का, इसलिए अपन इसके आंकिक मान रखेंगे। तो देखो समीकरण 4 में थीटा वन व थीटा टू के मान रखने पर, अगर अपन ये मान रखते हैं तब देखिएगा इक्वेशन। इसके बाद की स्टेप्स को भी मैं यहां ले रहा हूं। d इज इक्वल टू टू टेन थीटा वन कितना डिग्री है, 36.9 डिग्री अपॉन में टेन थीटा टू, थीटा टू की वैल्यू है 53.1 डिग्री प्लस टेन थीटा वन 36.9 डिग्री। अब अपन को इनके मान पता होना चाहिए। एक बार आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक नोट करें ताकि फिर उसके बाद मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। अब इनकी वैल्यूज़ अपन को रखनी है कि टेन 36.9 डिग्री कितनी है, टेन 53.1 की कितनी होगी और टेन 36.9 की कितनी होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे क्वेश्चन में नोट कर लें। सीक्वेंस ध्यान रहे, जो अपन को क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा था उसको मैंने मॉडिफाइड करके इस फॉर्मेट में लिखा है। फिर यहाँ इक्वेशन ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप और फाइनल फिर ये आया। इस इक्वेशन 4 के अंदर मैंने क्या किया है, वैल्यूज़ को रखा है। अब देखिएगा, अब अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और इनकी वैल्यू आप कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। 3 4 5 ट्राइंगल, 3 4 5 त्रिभुज, यानी 3 4 5 ट्राइंगल से ये आपको याद रखना आसान है। छोटे कोण के सामने छोटी साइड आ जाएगी और बड़े कोण के सामने बड़ी साइड आ जाएगी। फिर वैल्यू रख के अपन इसे क्या करेंगे भाई, कैलकुलेट कर देंगे। देखिएगा भाई, अब जरा उस ट्राइंगल को मैं फिर से बनाऊं, क्योंकि अब वैल्यू की अपन जरूरत पड़ रही है। साइन कोस टेन किसी का भी मान ले सकते थे अपन। ये है एंगल 3, ट्राइंगल है 3 4 5, ये है, ये इसका 90 डिग्री एंगल है। ध्यान रहे बड़े कोण के सामने की साइड बड़ी रहेगी। अब ये वाली साइड थोड़ी बड़ी है 5 के बाद, तो ये हो जाएगा 53.1 डिग्री, एग्जैक्ट वैल्यू है ये। और ये साइड छोटी है तो ये एंगल भी छोटा हो जाएगा 36.9 डिग्री। ये लो, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी। अब देखो यहाँ इससे मैं देख लूँगा, चूँकि 36.9, ध्यान रखना 1037 की वैल्यू भी अपन अप्रॉक्स यही आती है जो अपन अभी लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 10 का मतलब लंब बटे आधार। तो देखो भाई, लंब न्यून कोण के सामने वाली भुजा यानी कि 3, आधार लंब, ये तो कर्ण है, आधार ये वाली साइड हो गई इसकी, लंब और ये आधार यानी कि 3/4 एंड 10 53.1 डिग्री इज इक्वल टू, देखो लंब बटे आधार, अब की बार लंब कितना हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। इसमें 3/4, इसमें 4/3।
बिल्कुल यही आ रही है वैल्यूज, देख लो फिर से देख लो। इसके एंगल के लिए देखें लंब बटे आधार 3/4, इसके लिए देखें लंब बटे आधार 4/3। अब देखें ये इनकी अगर वैल्यूज आ गई हैं, देखो आपको ये वैल्यूज याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, इस ट्राइंगल से याद रखना आसान है। 3, 4, 5 ट्राइंगल अपन ने न्यूटन के गति के नियम जब पढ़े थे उसके क्वेश्चन सोल्व किए थे, वहाँ पर भी इस ट्राइंगल की अपन को आवश्यकता पड़ी थी और वहाँ भी अपन ने इसको यूज़ किया था, गौर कीजिएगा। और यहाँ भी अपन इसे यूज़ कर रहे हैं। तो देखो इसलिए d की जो वैल्यू आएगी, अब देखो 2 तो 2 है, 2 इंटू 36.9 यानी कि 3/4 अपॉन में 1053.1 यानी कि 4/3 प्लस 1036.9 यानी कि 3/4, ये आ रही है वैल्यू d = ये लो। अब इसकी सिंपल मैथ आप सोल्व कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। 2 से 4 2 टाइम कट गया तो ये तो रह गया है 3/2। नीचे का हिसाब देखो, 12 को आपने एलसीएम लिया है, 3 से 12 4, 4 इंटू 16 प्लस 4 से 12 3 9, 3/2 अपॉन में 25 अपॉन में 12 या d = 3/2 इंटू 12 अपॉन में 25। तो देखो भैया 2 से 12 6 टाइम, ये हो गया है 18 अपॉन में 25। 18 अपॉन में 25 यानी कि 0.72 डिवाइड करके देख लें आप, 18/25 0.72 मीटर, या मैं इसे कह सकता हूँ 72 सेंटीमीटर। यानी कि इस स्मॉल डी का मान 72 सेंटीमीटर होगा। तो अपन क्या कह रहे हैं, छड़ के बाएं सिरे से गुरुत्व केंद्र की जो दूरी है वो होगी 72 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पर आएगी। यहाँ अपना एक अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो अपन ने यहाँ सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें कि एक कार दी हुई है और उस कार का भार 1800 किलोग्राम दिया हुआ है। कार के अगले और पिछले पहियों के बीच की डिस्टेंस को इन्होंने दे रखा है कि भी धुरी से एक धुरी से दूसरी धुरी के बीच की दूरी कितनी है। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं उसके पहियों पर लगने वाले बल, उसकी गणना उसके अंदर करा रहे हैं। वो भी क्वेश्चन इसी तरह से 2 इक्वेशन बन के सोल्व होगा। अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको नोट कर ले। पूरी कैलकुलेशन अपन ने कर दी है, 0.72 मीटर यानी कि 72 सेंटीमीटर अपने पास इसमें क्या आ गया है, आंसर आ गया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, देखो। और ये ट्राइंगल आप स्पेशली याद रखना क्योंकि ये ट्राइंगल आपके बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल सोल्व करने में, विशेषकर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये स्पेशली यूज होता है।